पर आर्द्र चमकीली झिल्ली वाले खूबसूरत नीले आकाश तले पृथ्वी है। पृथ्वी इस क्रमबद्ध संसार की इकलौती अनोखी दुनिया। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी अद्भुत दिखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां जीवन है। चंद्रमा के अग्रभाग की शुष्क सतह वैसे ही है जैसे कि प्राणहीन चेतनाहीन शरीर। अगर हम पृथ्वी को काफी दूर तक देख पाते हैं तो सफेद बादलों के घूमते भंवर दिखाई देते हैं जो जमीन के अध छुपे भागों को कभी ढकते हैं तो कभी उन्हें उजागर करते हैं। पृथ्वी शुरू से ही हमारा निवास स्थान है। पृथ्वी का अंत भाग 3 आवरणों से मिलकर बना है। पतला भुरभुरा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अपने प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर पिघली चट्टानों के महासागर पाए जाते थे, लेकिन करोड़ों साल पहले पृथ्वी के चट्टानी बाहरी कड़े हिस्से या क्रस्ट ने ठोस रूप धारण किया। पृथ्वी की सतह का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट है। करीब 4 अरब वर्ष पहले पहला ज्वालामुखी फटा। अंदर से गर्म द्रवित चट्टान, गैस और वाष्प निकले। इन्होंने पृथ्वी की सतह पर फैलकर नया रूप धारण किया। गैस और वाष्प ने धीरे धीरे पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बनाया। ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहीं और अधिक से अधिक मात्रा में जलवाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहे। फिर पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने लगा और इतना ठंडा हुआ कि इसमें जमा हुआ जलवाष्प मूसलाधार बारिश के रूप में करोड़ों वर्ष तक बरसता रहा। इस बारिश ने क्रस्ट या बाहरी कड़े हिस्से के खोखली जगहों को भरा और इस तरह महासागर बने। पृथ्वी पर मौजूद पानी क्या धूमकेतु की टक्कर से आया? धूमकेतु बड़े खगोलीय बहते हुए हिमखंड होते हैं। हां, पानी में जमे पात्र की तरह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी को शायद धूमकेतु की टक्कर का अनुभव हुआ होगा और इससे जगह जगह पर पृथ्वी पर पानी भर गया होगा। पुराकाल से भी पहले जमीन एक विशाल भूखंड के रूप में थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। वह महासागर जो पेंजिया के किनारों को छूता है एक अकेला प्रारंभिक महासागर था जिसे पैंथालासा कहा गया। इस महासागर ने पृथ्वी के बचे हुए भाग को घेर रखा था। बाद के ट्रायसिक काल में महाद्वीप पेंजिया के अलग होने की शुरुआत हुई और उत्तर में लॉरेशियन और दक्षिण में गोंडवानालैंड नाम के 2 महाद्वीप बने। यह अलगाव और विलयन की प्रक्रिया पृथ्वी की शक्ल पर अभी भी अबाधित रूप से चल रही है। जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे तो उनके बीच पैदा होने वाली दरार में पानी भरने लगा और वर्तमान महासागर बने। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं। हिंद, अटलांटिक, प्रशांत,
दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। हमारे ग्रह का तकरीबन 70% हिस्सा जलमग्न है। इस पानी का करीब 97% महासागरों और सागरों में है। पानी के इस विशाल भंडार में अलग अलग तरह के करोड़ों जीव पलते हैं, लेकिन इंसान के इस्तेमाल के लायक पानी की एक बूंद भी नहीं है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये खारा है। समुद्री जल का अधिकतम नमक सोडियम क्लोराइड के रूप में है, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में नमक भी कहते हैं। शुरुआत में आदि युगीन सागर का पानी जरूर हल्का खारा रहा होगा, लेकिन हजारों वर्ष तक बारिश होती रही। इस बारिश ने कई चट्टानों को तोड़ा और इनके खनिज पदार्थ को बहाकर सागर तक ले गई। पृथ्वी के क्रस्ट से ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निकले कड़े और गैसीय पदार्थ नमक और अन्य क्षार के स्रोत थे। इस तरह महासागर और नमकीन होते चले गए। शुद्ध जल समुद्र की सतह से सूर्य की किरणों द्वारा वाष्पित हो जाता है और पीछे रह जाता है नमक। इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी और वायुमंडल के बीच लगातार पानी का लेन देन चलता रहता है और इस प्रक्रिया को जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। इसलिए महासागर का पानी नदी के पानी की तरह ताजा और शुद्ध नहीं होता। असल में पहली बारिश के वक्त से ही महासागर नमकीन होने लगे। हाल ही के दिनों में समुद्र तल के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के खोज के कारण समुद्र जल के खारे होने की हमारी धारणा ही बदल डाली। हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले द्रव समुद्र के खारेपन को नियंत्रित करते हैं। ये विशाल नमकीन पानी का भंडार करोड़ों प्राणियों का घर है। रहने के लिए उपलब्ध ये जगह जमीन की तुलना में 250 गुना बड़ा होता है। महासागर में पाए जाने वाले प्राणी अलग अलग तापमान के जोन में मिश्रित रूप से तैरते और बहते रहते हैं। अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो पानी की सतह का औसत तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सतह के नीचे गहराई के साथ पानी का तापमान कम हो जाता है। महासागर का वो हिस्सा जिसे सूर्य की किरणें भेदती हैं, उसे फोटिक जोन कहते हैं। ऊपर के 200 मीटर का स्थान, यानी जो सतह के पास होता है, वहां सूर्य की किरणें सबसे अधिक भेदती हैं। अधिकतर समुद्री जीव वहीं रहते हैं। असल में थर्मोक्लाइन नाम की एक परत होती है जो महासागर की सतही परतों और गहरे पानी को अलग करती है। महासागर के पानी का करीब 90% हिस्सा थर्मोक्लाइन परत के नीचे होता है। थर्मोक्लाइन परत के नीचे के सागर का अधिकतर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी जितना गहरा होगा, सूर्य की किरणें उसे उतना कम भेद पाएंगी। साधारणतः स्थिति की बात करें तो रोशनी 200 मीटर के नीचे बड़ी कठिनाई से पहुंच पाती है। सागर तल हाइड्रोथर्मस सुराखों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस जितना ज्यादा भी हो सकता है। यह पानी के अंदर रहने वाले जीवों का घर है, जहां सूक्ष्म प्लैंकटन से लेकर पृथ्वी का विशालतम प्राणी ब्लू व्हेल भी रहता है। महासागर की गहराई को देखकर नहीं, बल्कि सुनकर मापा जाता है। यह काम सोनार नाम के एक यंत्र द्वारा किया जाता है। सोनार एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि तरंगों को महासागर के तल पर भेजा जाता है और फिर उसकी प्रतिध्वनि सुनी जाती है। ध्वनि पानी के अंदर 1500 मीटर प्रति सेकंड की दर से आगे बढ़ती है। इस ध्वनि के जाने और लौटने में लगे समय को 2 से भाग देकर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि महासागर कितना गहरा है।
सोनार परावर्तित ध्वनि तरंगों से मछलियों के निवास, तल छटीय समुद्री जीव और महासागर तल की संरचना का भी पता लगा सकता है। आजकल महासागर की संरचना का चित्र बनाने के लिए अंतरिक्ष से उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। संवेदी उपग्रह ऐसे साधनों से लैस होता है जो समुद्र का सतही तापमान, सतही हवा, महासागर की गहराई, ज्वार भाटा, तरंग और महासागर के सतह की संरचना का पता लग सकता है। अगर हम महासागर से पानी हटा दें तो हम महासागर के तल की संरचना को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समुद्री तट से समुद्री तल तक महासागर 3 भागों में विभाजित होता है: शेल्फ, स्लोप और राइज। सामान्यतः सभी महाद्वीपों के तट से समुद्री तल तक धीरे धीरे नीचे उतरती ढलान या स्लोप होती है, जिसे हम शेल्फ कहते हैं। जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, वहां से समुद्र की ढलान काफी तीव्र हो जाती है, इसे स्लोप कहते हैं। कहीं कहीं यह गहराई 3000 मीटर से भी अधिक होती है। स्लोप से लेकर समुद्री तल तक की ढलान कम तीव्र होती है, जिसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। सामान्यतः समुद्र का तल सपाट होता है। यहां हजारों सुषुप्त ज्वालामुखी इधर उधर पाए जाते हैं। कई बार समुद्र के तल पर अत्यंत ऊंचे पहाड़ों की कड़ी दिखाई देती है। ऐसी ही एक कड़ी है मिड अटलांटिक रिज। समुद्र तल पर कभी कभी ट्रेंचेस या खाइयां भी दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक खाई है मैरीना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। 5 महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जिसका अर्थ है शांति प्रिय। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत की परिधि के चारों ओर की भूमि ज्वालामुखी से भरी हुई है और यहां बार बार भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आजकल प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, जबकि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, यानी आकार में बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका के किनारे तक पहुंच रहा है। अटलांटिक के बीचों बीच पानी के नीचे से महासागर के तल पर एक बड़ी विशाल पर्वत श्रेणी निकलती है, जो लगभग पूरे महासागर की लंबाई तक फैली हुई है। मिड अटलांटिक रिज इतनी ऊंची है कि यह कई जगहों पर समुद्र की सतह से बाहर आकर टापू बनाती है। अटलांटिक कई समुद्री जीवों का घर है। हिंद महासागर पृथ्वी के सतही क्षेत्रफल का करीब 14% हिस्सा ढकता है। यह महासागर 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा घिरा हुआ है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दक्षिणी महासागर है, जो हिंद महासागर से ज्यादा ठंडा है। हिंद महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर है। हिंद महासागर के सुमात्रा अंडमान क्षेत्र में सबडक्शन जोन है, जिसकी वजह से वहां कभी कभी भयंकर भूकंप आते हैं। सुमात्रा अंडमान क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पूर्वी किनारा दक्षिणी पूर्वी यूरेशियन प्लेट के पश्चिमी किनारे के नीचे खिसक रहा है।
2004 में आई सुनामी का भी यही कारण था। 15-20 feet tall. Easy. Get in! अगर सबसे ठंडे महासागर की बात करें तो ये आर्कटिक है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर है, जिसका अधिकतर हिस्सा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। ये पांचों महासागरों में सबसे छोटा और सबसे छिछला है। ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से पूरा घिरा है और पूरे साल में ये सागरीय बर्फ से ढका रहता है। समुद्री जीवों के लिए आर्कटिक महासागर एक अनोखी जगह है। इस महासागर की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ की गहराई जीवों से भरी पड़ी है। यहाँ जेलीफिश और कृमि की उपस्थिति के बारे में हमें शुरुआत में पता नहीं था। वॉलरस आर्कटिक में पाया जाने वाला एक अनोखा जीव है, जो शिकार करता है पानी में और रहता है जमीन पर। लेकिन आज गर्माती धरती तथा बदलते जलवायु के कारण बर्फ की परतें पिघल रही हैं और उत्तरी समुद्र के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। संसार के पांचों महासागर में दक्षिणी महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें काफी पानी है और अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। सील अंटार्कटिक के स्तनधारी प्राणियों में एक अद्भुत और मनोहारी जीव है। ये पानी में रहती है, लेकिन व्हेल के विपरीत प्रजनन के लिए जमीन या आइसबर्ग पर वापस आ जाती है। समुद्र फेनी और ऑक्टोपस भी अंटार्कटिक परितंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये सील और मछलियों का भोजन बनते हैं। सन 1977 में प्रशांत महासागर के नीचे वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक खोज की। इस खोज ने हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमारी धारणा ही बदल दी। वैज्ञानिकों ने सागर तल पर सुराखें पाई। इन सुराखों से काफी तेजी से गर्म द्रव बाहर आ रहा था और सबसे विस्मयकारी बात तो यह थी कि उन्होंने इन सुराखों को अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित जीवों से भरा पाया। हाइड्रोथर्मल वेंट के पास सूर्य की किरणों के नहीं पहुंचने के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। यहाँ के जीव अपने खाद्य के लिए केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि पहले जीव की उत्पत्ति महासागर के तल पर पाई जाने वाली सुराखों में हुई। यह खोज पृथ्वी के क्रस्ट की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है। सागर के तल पर प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन संग्रहित होता है। साथ ही समुद्र की गहराइयों में मीथेन के हाइड्रेट डिपॉजिट भी पाए जाते हैं, जो भविष्य में ईंधन का अच्छा स्रोत साबित हो सकते हैं। महासागर हमारे लिए पानी, खाद्य पदार्थ और नमक के साथ साथ खनिज और पेट्रोलियम का भी महत्वपूर्ण भंडार है। भविष्य में महासागर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित हो सकते हैं। हमें महासागरों का संरक्षण करना चाहिए। महासागरों की गहराइयों से हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।